नमस्कार डॉक्टर, कैसे हैं आज आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ निपुण, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमें इस पॉडकास्ट के लिए अपना टाइम दिया। हम शुरुआत करते हैं आपके बारे में ही कि आपने कैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी को एज अ करियर चुना और कैसे आपका जो इंटरेस्ट है ऑफ्थेल्मोलॉजी के टुवर्ड्स कैसे डेवलप हुआ। ओके, देखिए जब एमबीबीएस में थे हम लोग तो हम लोग की वही पोस्टिंग्स होती थी, रोटेशंस होती थी। प्लस हम लोग जब आते जाते थे तो हम लोग देखते थे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब ब्लाइंड स्कूल्स में हैं या फिर बच्चे देख नहीं पाते हैं, काला चश्मा लगा के जा रहे होते हैं। बहुत सारे बूढ़े बड़े हैं जो एक जिनकी एक आँख टेढ़ी है या आँख ऐसी है कि बाहर निकल रही है या आँख है ही नहीं। तो वो सब देख के हमको लगा कि नहीं, कुछ तो है जो इन लोगों के लिए किया जाना चाहिए। एंड हम सबको पता है कि आजकल आँख में बहुत आई में बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वहीं से डेवलप होना शुरू हो गया था कि सर्जन्स तो बहुत हैं, ऑप्थल सर्जन्स भी बहुत हैं, बट कहीं लगा कि नहीं, अगर हम इस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ और इस चीज़ के बारे में और नॉलेज ले पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वहीं से था कि कुछ तो करना है और वहीं पे अपना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैम, आज इस पॉडकास्ट में हम मेजरली बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में, कैटरेक्ट। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए चाहते हैं कि सबसे आसान भाषा में, जिनको नहीं पता मोतियाबिंद क्या होता है, कैटरेक्ट क्या होता है, आप उनको थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअली में मोतियाबिंद क्या होता है, उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं। ओके, तो सबसे पहले निपुण हम बात करते हैं मोतियाबिंद की। तो हम सब अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, मोतियाबिंद, ये सब चीज़ें क्या हैं। कोई कहता है हाँ हमारा तो काला मोतिया भी था, ऑपरेशन हो गया। सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि सफ़ेद मोतिया अलग चीज़ होती है और काला मोतिया अलग चीज़ होती है। सफ़ेद मोतिया क्या है? ये हमारी आँख है, तो इस आँख में ये हमारा लेंस होता है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ होता है। उम्र के हिसाब से या कुछ बीमारियों में या चोट की वजह से कभी कभी ये लेंस जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। कभी ये कम सफ़ेद है, कभी ज़्यादा सफ़ेद है। तो जब इसके ऊपर सफ़ेदी आती है तो आदमी की रोशनी में फ़र्क पड़ने लगता है, आदमी को कम दिखने लगता है। उसको हम बोलते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद, यानी जो हमारा जन्मजात लेंस है, जो नेचुरल लेंस हमें भगवान ने दिया है, उसमें सफ़ेदी आ जाना। लेकिन जब हम काले मोतिये की बात करते हैं तो ये हमारी आँख की नस होती है। किसी भी वजह से आँखों का प्रेशर बढ़ रहा है या फिर आँखों की नस सूख रही है, तो इस ये वाली जो नस है इसकी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ये नसें सूखने लग जाती हैं और हमारी आँख की रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसका इलाज बहुत ज़्यादा हम दवाइयों पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसके लिए तो दवाइयाँ देना ज़रूरी है। पर इसमें जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जिसका कोई यू टर्न नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि काले मोतिये का इलाज जांच टाइम टाइम पे करानी चाहिए। पर सफ़ेद मोतिया जैसे ही होता है, 40 साल के बाद पेशेंट अपने आई एग्जामिन कराने आते हैं, तो उस टाइम पे इसका इलाज एक ही है कि हमको ये लेंस निकाल के हमको एक नया लेंस डालना होता है। तो सफ़ेद मोतिये की अगर हम बात करते हैं तो जो लेंस सफ़ेद हो गया है इसको निकाल के एक नया लेंस डालना, यही मोतियाबिंद बेसिकली जो हम बोलते हैं और उसका ऑपरेशन जो हम बोलते हैं। तो मैम, अभी आपने बताया मोतियाबिंद और मेजरली काला मोतिया में क्या जी फ़र्क आता है। जी। आपने बताया हमें सर्जरी इसका इज़ दी ओनली ऑप्शन ओनली ऑप्शन फॉर टू गेट रिड ऑफ इट। कैटरेक्ट या। बट जो लोग नहीं जानते कि इनकी सर्जरी कब करानी चाहिए, लोगों में कुछ मिथ्स हैं कि हमें पकने के बाद कराना चाहिए, जी। और कुछ लोग कहते हैं कि जब पता चले तभी करा लेना चाहिए। कन्फ्यूजन है काफ़ी लेके। आप बताइए कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट ऑपरेटेड। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमको प्रॉब्लम्स कितनी आ रही हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अक्सर जब लोगों को मोतियाबिंद शुरू होता है तो उन लोगों को क्या कंप्लेंट्स रहती हैं। सबसे पहले पेशेंट को थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। अगर मोतियाबिंद साइड में है तो उसको बीच बीच में ऐसा लगता है, रात में कभी ड्राइव कर रहे हैं तो लाइट फटी हुई फैली हुई दिखने लगती है, एक के कभी दो दिखने लगते हैं, चीज़ें धुंधली सी धुंधला जाती हैं। तो हर पेशेंट अपनी डिफरेंट कंप्लेंट्स लेके आते हैं और उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मोतियाबिंद, अगर हम इस लेंस की बात करें, यहाँ मोतियाबिंद बिल्कुल साइड में है, ऐसे पेशेंट्स को दिन में कोई तकलीफ नहीं होती, एकदम बढ़िया काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये वाली जो मोतियाबिंद की जो लेंस फाइबर्स हैं जो हमारे हैं, वो हमारी आँख को देखने में प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ड्राइविंग के टाइम पे इश्यूज़ आने लगते हैं, ब्लरिंग होने लगती है, लाइटें फैली हुई दिखने लगती है, स्पेशली जो ड्राइविंग करते हैं उन लोगों में। तो उन लोगों को होता है कि नहीं, हमको दिक्कत आ रही है, हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। और अगर यही हम बात करें कि घर में जो लेडीज़ हैं जिनको ऐसा मोतियाबिंद शुरू हुआ है, बिल्कुल शुरुआत है, उनको हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर आप अभी नहीं कराना चाहते आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि उनका घर का काम चल रहा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल कि हम कब ऑपरेट करें। कोई पेशेंट ऐसा है जिसका मोतिया बिल्कुल सेंटर में शुरू हो गया,
उसको हम बोलते हैं कि नहीं करा लो, क्योंकि धूप में भी तकलीफ होगी, रात में भी तकलीफ होगी। कुछ पेशेंट्स वेट करते हैं कि मोतियाबिंद को ऐसा बिल्कुल सफ़ेद कर दिया जाए, बिल्कुल ही लेंस सफ़ेद होगा हम तब ऑपरेट करेंगे। तो आप सबसे हमारी गुजारिश ये है कि इस स्टेज का वेट मत कीजिए, क्योंकि ये सर्जन के लिए भी बहुत दिक्कत वाला होता है, हम लोग को ऑपरेट करने में दिक्कत आती है, और ये पेशेंट के लिए भी कि उसको सिर्फ लाइट दिख रही होती है तब वो ऑपरेट कराने के लिए आते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी रोज़ के काम है उसके हिसाब से जितना जल्दी हो सके मोतियाबिंद को ऑपरेट करना चाहिए। तो मैम अभी आपने बताया कि कब हमारे लिए राइट टाइम है, बट आई एम श्योर कि जब हम सर्जरी प्लान करता है कोई पेशेंट, जी उससे पहले आप लोग कुछ टेस्ट उनको डेफिनेटली करते होंगे ताकि आप इवेल्युएट कर सके। ये इवेल्यूएशन कितना इम्पोर्टेंट है एज अ डॉक्टर और पेशेंट के लिए भी? ठीक है, हम बात करते हैं जब इवैल्यूएशन की, तो उसमें हम क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले पेशेंट की आंख से हम एक लेंस निकालना चाह रहे हैं, उसकी जगह पे एक नया लेंस डालना चाह रहे हैं। तो वो लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए। हर आदमी की आंख का साइज़ अलग है, हर आदमी का कॉर्निया का साइज़ अलग है, हर आदमी का पर्दा अलग है, उसके हर आदमी की डायबिटिक या सिस्टमिक कंडीशंस अलग हैं। उसके बेस पे हम लेंस डिसाइड करते हैं, और वो लेंस डिसाइड करने के लिए हम लोग कुछ नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं जो कंडक्ट करते हैं पेशेंट्स में। जैसे सबसे पहले हम करते हैं हमारे कॉर्निया की जांच, हमारे कॉर्निया की केराटोमेट्री। फिर हम देखते हैं कि हमारी आंख का साइज़ कितना है। वो साइज़ के बेस पे कॉर्निया प्लस आंख का साइज़ डिपेंड बताता है कि ये लेंस का पावर कितना होना चाहिए। अगर ये लेंस की पावर हमारे पास आ गई तो पेशेंट की प्रोफाइल क्या है, पेशेंट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम उसको एक पावर वाला लेंस दें या 2 पावर वाला दें या मल्टीफोकल दें, वो डिपेंड करता है। उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है पेशेंट की आँख के पर्दे का, कि अगर रेटिना पेशेंट का अच्छा है, पेशेंट को कोई शुगर वाली तकलीफ नहीं है, बीपी की तकलीफ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो हम आराम से पेशेंट को जो मनचाहे लेंस डाल सकते हैं। इट्स पेशेंट्स विश एंड हिज फाइनेंशियल इंटरेस्ट कि वो कितना डालना चाहते हैं। तो ये रहता है। तो इस लेंस की एग्जैक्ट पावर, एग्जैक्ट कस्टमाइजेशन, कि पेशेंट की आँख के अकॉर्डिंग प्रॉपर कस्टमाइज लेंस आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ये सारे टेस्ट के थ्रू हम एग्जैक्ट लेंस निकालते हैं, एंड देन वी एडवाइस द पेशेंट कि हाँ आपको ये लेंस हमारे हिसाब से डलवाना चाहिए। माने कि ये जो इवेल्यूएशन है, प्री ऑपरेटिव इवेल्यूएशन, जी, ये कैटरेक्ट सर्जरी के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इट है। इज़ अ मस्ट फॉर एवरी पेशेंट, सो एज टू गिव हिम द बेस्ट विजन पॉसिबल, कि पेशेंट की रोशनी सबसे अच्छी आए। सिर्फ 6/6 रोशनी आने को हम रोशनी आना अच्छा नहीं कहते। ऑपरेशंस के बाद भी कभी कभी एबरेशंस, जो कुछ कुछ बारीकियां होती हैं, बारीक कमियां होती हैं, वो रहती हैं आँख के अंदर। उन बारीक कमियों को भी, वो किस वजह से होती हैं, आँख की पुतली की वजह से, आँख के पर्दे की वजह से, आँख की शेप की वजह से, उन बारीकियों को भी नोट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आजकल बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, आधुनिक तकनीकें आ गई हैं। तो अगर हम ऑपरेशन से पहले ही उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ऑपरेशन के टाइम पे हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमको उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि पेशेंट की रोशनी सिर्फ 6/6 ही ना आए, 6/6 के साथ उसकी क्वालिटी ऑफ विजन भी अच्छी रहे। ठीक है, तो वो हमारा टारगेट होता है। तो उसी के लिए हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि आप प्लीज़ जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं, जो मस्ट हैं, उन्हें कराइए, सो दैट आपको भी बेनिफिट हो और हम लोग भी संतुष्ट रहें कि हमारा पेशेंट खुश है हमारे सर्जरी से, कि उसको बेस्ट जो विजन पॉसिबल था, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी वी हैव गिवन, वो उनको मिले। बिल्कुल। तो मैम थोड़े से आप हम टेस्ट के नाम बता सकते हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट को? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें जब, जैसे मैंने बताया कि हमें जब लेंस का नंबर चेक चाहिए होता है, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, हमारा सबसे पहला काम होता है ये देखना कि पेशेंट की रोशनी कितनी है, पेशेंट का विजन कितना है, उसका विजन उसके कैटरैक्ट से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं। अगर विजन और कैटरैक्ट कोरिलेट करते हैं, मतलब दोनों सेम है, मतलब हमको लग रहा है कि एक पेशेंट का मोतियाबिंद इतना है, विजन इतना होना चाहिए, तो जहाँ कॉरिलेशन मैच करता है, उसके बाद हम पेशेंट की आँख का लेंस का नंबर निकलवाते हैं विद द हेल्प ऑफ केराटोमेट्री एंड बायोमेट्री। मीन्स कि कॉर्निया और आँख का लेंथ देखते हैं, उसके हिसाब से आपके लेंस का नंबर आ गया। उसके बाद हम पेशेंट को डायलेट करते हैं, यानी पेशेंट की पुतली फैलाई जाती है और ये देखा जाता है कि मोतियाबिंद कितना है, ग्रेड ऑफ कैटरैक्ट कितना है। अगर ग्रेड ज़्यादा है तो क्या है, ग्रेड कम है तो कैसे प्रोसीड करना है। उसके बाद अगर पेशेंट का मोतियाबिंद इस लायक है कि हम पीछे का पर्दा देख पा रहे हैं, तो हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि पेशेंट का रेटिना ठीक है एंड वी कैन प्रोसीड विद द सर्जरी। लेकिन अगर मोतियाबिंद ज़्यादा है और हम पर्दा नहीं देख पा रहे, तो हम पेशेंट को कुछ स्कैन्स करवाते हैं, जैसे OCT, जैसे USG अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये देखने के लिए कि रेटिना अपनी जगह पे है कि नहीं और ठीक है कि नहीं। तो पेशेंट्स के लिए ये मस्ट होता है कराने के लिए कि केराटोमेट्री, बायोमेट्री, OCT, एंड अगर हमको कैटरैक्ट बहुत पका हुआ है तो B स्कैन, वो ज़रूरी है पेशेंट्स को ऑपरेशन से पहले। थैंक यू मैम। अब मैम हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो आपने हमें बताया कैटरेक्ट होता क्या है, कब उसका राइट टाइम है ऑपरेट कराने के लिए, हमको प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशंस के बारे में जानने को मिला। अब हम बात करते हैं सर्जरी के लिए।
आजकल मार्केटिंग टर्म्स इतनी ज़्यादा यूज़ होते हैं, कोई लोग फेमटो की बात करते हैं, कोई फेको की बात करते हैं, तो पेशेंट के लिए कौन सा सर्जरी ऑप्शन अवेलेबल है और कौन सा बेस्ट होता है? देखिए अगेन जैसे हमने बात की कि लेंसेज की हम बात करते हैं कि पेशेंट की हम लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है हम कौन सा लेंस डालें, वैसे ही पेशेंट की लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑपरेशन करें। प्लस पेशेंट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए कि पेशेंट उतना फाइनेंशियली पेइंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज की, तो पहले के ज़माने में हम कट लगाते थे, सूचर्स आते थे। आज के टाइम पे वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं, उनको हम बहुत ही कम केसेस के लिए रिजर्व करते हैं जिनमें हमको लगता है कि आधुनिक तकनीकें पॉसिबल नहीं हैं। तो अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो हमको पता है कि फेको और फेमटो ये दो चीज़ें हैं जो आजकल बहुत चलन में है। तो फेको में क्या रहता है, फेको में पहले हम क्या करते थे कि हमने कट लगाया, हमने लेंस निकाल दिया और लेंस डाल दिया। फेको की हेल्प से हम कट्स तो अपने हाथ से ही लगाते हैं, बट जो लेंस को तोड़ने का काम है, जो लेंस को खाने का काम है, जो मोतियाबिंद वाले लेंस को खाने का काम है, वो मशीन करती है, ठीक है। उसके बाद हम लेंस निकालते हैं, उसको पीसीस में करके और एक नया लेंस डाल देते हैं। तो उसमें इंसिशन कम हो जाता है, पेशेंट की जो एस्टिग्मेटिज्म है या पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद नंबर आना होता है वो कम हो जाता है। लेकिन उसी में अगर हम फेमटो की बात करें, जहाँ फेको में हम अपने हाथों से इंसिशन बना रहे थे, फेमटो में हर काम मशीन करती है, मतलब लेज़र मशीन करती है। जैसे कि इंसिशंस जो कट लगाने होते हैं, चाहे वो 2.5 मिलीमीटर का कट ही क्यों ना हो, लेंस को तोड़ने का काम, कैप्सुलर एक्सिस की लेंस के अंदर हमको जाना है, उसके लिए पहले हम एक छोटा सा पॉकेट बनाते हैं, कैप्सुलोटमी करते हैं, वो भी फेमटो मशीन करती है। लेंस को तोड़ना है तो वो फेमटो मशीन से बहुत ईजी हो जाता है। सो बेसिकली फेमटो में प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें अगर हम एग्जांपल देना चाहें, एक हम आप अपने हाथ से सिलाई करते हो, एक मशीन सिलाई करती है, तो डेफिनेटली वी नो कि जो सिलाई मशीन से हो रही है उसमें हर चीज़ बहुत एक्यूरेट इक्वल डिस्टेंस पे आ रही है। वही मशीन फेमटो मशीन का काम है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में जो अगर हम लेंसेज डालना चाह रहे हैं, उनका सेंट्रेशन होना, सब कुछ चीज़ें सेट पे होना, जितना हमने प्लान किया है उतना ही आना इज़ मस्ट। तो फेमटो का रिजल्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ मोर प्रिसाइज, इट इज़ मोर एक्यूरेट। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया हमें शुरुआत में कि आप लेंस इम्प्लांट करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस, वो लेंस किस तरीके के होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब दिखते कैसे हैं और उनकी क्या खासियत होती है? तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब जो हम लेंस निकाल देते थे तो हमारे पास हार्ड लेंसेज होते थे, रिजिड लेंसेज होते थे, जिनको हम पामा लेंसेज, PMMA लेंसेज बोलते थे। वो फोल्ड नहीं होते थे, तो उनके लिए डेफिनेटली हमको कट्स बड़े चाहिए होते थे। आज के टाइम पे हमारे पास ऐसे फोल्डेबल लेंसेज आ गए हैं कि हम बहुत छोटे से कट से उन फोल्डेबल लेंसेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इम्प्लांट कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ से कैटरेक्ट रिमूव कर दिया है तो हमारा काम है इसमें नया लेंस डालना। तो नया लेंस कैसे डाला जाएगा, वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि आपके बैग के अंदर ये जो लेंस है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इम्प्लांट हो चुका है। अब आप पूछ रहे हैं कि इस लेंस में ये लेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माने में तो नॉन फोल्डेबल लेंसेज थे, आज भी बहुत रेयर केसेस में डालना हम लोग कोशिश करते हैं ना डाला जाए, पर कभी कभी डालना पड़ता है तो डाला भी जाता है। वो था नॉन फोल्डेबल, बट अब आ गए हैं फोल्डेबल लेंसेज। फोल्डेबल लेंसेज लिए होते हैं, ये फोल्ड हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम इनको इंजेक्टर में फोल्ड कर देते हैं, ये हार्ड नहीं होते और बहुत छोटे कट से बहुत इजीली हम इनको इंजेक्ट करके इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये है मोनोफोकल लेंस, जिसमें एक ही पावर होती है। मतलब जब हम ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट दूर का तो देख लेगा पर नज़दीक का नहीं देख पाएंगे, तो उनको नज़दीक के लिए एक एडिशनल चश्मा लगाना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही पावर है, कोई रिंग नहीं है, कुछ नहीं, बस पेशेंट इससे दूर का बढ़िया देखेगा, नज़दीक के लिए वो चश्मा लगाना चाहेगा। सिंपल जाहिर से बात है कि पावर एक है तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से रहती है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और क्या लेंसेज होते हैं, तो दूसरा होता है ये मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंसेज में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रिंग्स बने हुए हैं इस लेंस के अंदर। इन रिंग्स में अलग अलग जोन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इनमें एक पार्ट आपको दूर का देखने में हेल्प करता है, दूसरा पार्ट बीच का देखने में हेल्प करता है, तीसरा पार्ट नज़दीक का देखने में हेल्प करता है। तो ये मल्टीफोकल लेंसेज से आप तीनों तरीके की विजन को पा सकते हैं, दूर का भी, बीच का भी और नज़दीक का भी। तो उसमें आपको चश्मे की ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ा करती, अक्सर केसेस में नहीं पड़ती। ये मतलब कम्प्लीटली आपको चश्मे से आज़ादी देता है? चश्मे से आज़ादी देता है इन 99.99% ऑफ पीपल। ओके ओके। एंड वन इज़ इडॉफ लेंसेज। इडॉफ लेंसेज क्या होते हैं, इडॉफ लेंसेज भी कुछ मोनोफोकल्स की तरह ही होते हैं। इसमें इडॉफ में क्या मतलब, एनहेंस्ड डेप्थ ऑफ फोकस, मतलब दूर का तो ये आपको दिखाएगा ही, पर इसकी बनावट, इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से की गई है कि वो आपको नज़दीक का, यानी कंप्यूटर तक के डिस्टेंस का, या अराउंड हम बात करें 60-70 सेंटीमीटर देखने का, वहाँ तक ही आपको क्लियर दिखा देता है। पर अगर आप बात करें किताबें पढ़ने की तो उसके लिए हमको चश्मा लगाना पड़ता है।
तो ये है एडवांस्ड फोकस लेंसेज, ईडॉफ लेंसेज, जो आजकल बहुत ही चलन में है, जो आप बोल सकते हैं। बट मैम जो पेशेंट है उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेंस उसके लिए बेस्ट है? सर इसी के लिए अभी हम बात कर रहे थे कि पेशेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटरैक्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए, कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो सिर्फ यही नहीं बताना है कि मोतियाबिंद है, हमको ये भी देखना है कि उसकी आँख का साइज़ कैसा है, उसका कॉर्निया कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है। उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं, उसकी आँखों में एबरेशंस कितनी हैं, मतलब आँखों में जो बारीक कमियाँ हैं वो कितनी हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा लेंस बेटर है। तो लाइफस्टाइल, जैसे कि पेशेंट, हमारे पास कोई यंग पेशेंट आ रहा है, उसको कंप्यूटर भी देखना है, उसको नज़दीक का भी दिखना चाहिए, उसको दूर का भी बहुत क्लियर दिखना है, ड्राइविंग भी करनी है, तो ऐसे केसेस में यूजुअली हम बोलते हैं कि आप इडॉफ लेंसेज के लिए जाइए। अगर वो ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो यूजुअली उन पेशेंट्स में हम लोग मल्टीफोकल लेंसेज को अवॉइड करते हैं। कारण क्या रहता है मल्टीफोकल में, जो ये रिंग्स हैं, ये रिंग्स नाइट ड्राइविंग में थोड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट टकराती है तो पेशेंट को थोड़ा ग्लेयर होना, थोड़ी चौंध लगना आँख में, ये कॉमन होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग ड्राइविंग करना पसंद करते हैं, जिनकी रेगुलर लाइफ में ड्राइविंग है, उनको हम मल्टीफोकल की जगह हम इडॉफ लेंसेज प्रिस्क्राइब करें, ताकि उनको दूर में भी हेल्प मिले, थोड़ा बीच का भी वो देख ले जाएँ, और उनको नज़दीक का देखने के लिए हल्का चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो लोग अक्सर घर में रहते हैं, सपोज 50 साल के ऊपर हैं, जो घर में रहना पसंद करते हैं, जिनको बाहर जाना नहीं है, नज़दीक का भी पढ़ लें, दूर का भी पढ़ लें, बीच का भी पढ़ लें, और चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि मल्टीफोकल लेंसेज लगाए जाएँ, क्योंकि कंट्रास्ट सेंसिटिविटी या फिर ड्राइविंग का रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे पेशेंट को चाहिए कि मुझे भाई चश्मा तो नहीं लगाना है, मैंने पूरी ज़िंदगी लगा लिया, अब मैं बिना चश्मे के रहना चाहता हूँ। तो उस केस में हम मल्टीफोकल लेंसेज एडवाइस करते हैं। हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत में ही आपने हमें बताया था कि जब आप प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि पेशेंट को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। जी। तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करती है सर्जरी को और आउटकम्स को? ओके, तो जब भी हम पेशेंट को एवेलुएट करते हैं, हमारा पहला काम होता है पूछना कि उनकी कोई प्रीवियस सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है, मतलब कोई पहले कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर, जैसे बीपी, जैसे थायराइड वगैरह। उसमें क्या रहता है, हमारी लेंस की प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो, और डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो उस केस में अगर हम मल्टीफोकल लेंस प्लान करना चाहें, जो हमने बात किया रिंग्स वाला लेंस, तो पेशेंट की विजन ऑलरेडी उतनी अच्छी नहीं होती बिकॉज ऑफ द रेटिना प्रॉब्लम, पर्दे में दिक्कत है, या पर्दे में सूजन है, या कोई दिक्कत सूजन नहीं है बट पर्दे में चेंजेस आने शुरू हो गए, तो उनका कंट्रास्ट ऑलरेडी कम होता है। मल्टीफोकल लेंस अब जब डालते हैं तो पेशेंट की जो रोशनी है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, राइट? उसको दूर का भी देखना है, उसको बीच का भी, नज़दीक का, तो ऑलरेडी कंट्रास्ट कम हो जाता है। तो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स में हम लोग मल्टीफोकल लेंस अवॉइड करते हैं। कारण रहता है कि क्वालिटी ऑफ विजन उतना अच्छा नहीं आता, एंड अगर पेशेंट को पर्दे में कोई तकलीफ होती भी है, हम बाद में उसमें लेज़र करना चाहें, तो मल्टीफोकल लेंसेज उसमें थोड़ा सा इशू रहता है कि उतना अच्छे से नहीं फोकस हो पाता। तो वो कारण है कि पेशेंट जिसका डायबिटिक रेटिनोपैथी है या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें हम मल्टीफोकल लेंसेज अवॉइड करते हैं। तो मैम जैसे आपने अभी बताया कि हम सर्जरी करते हैं, देन सारा प्रोसीजर आपने हमें समझाया, तो आई एम श्योर कि सर्जरी के बाद पेशेंट्स को एक लंबे समय के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी उन काम करते थे उससे रेस्ट लेना पड़ता होगा। उन केसेस में मतलब पेशेंट कैसे फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं? पहले के ज़माने में जब हम सर्जरीज़ करते थे, जब हम पुरानी सर्जरीज़ की बात करें जिनमें बड़े कट लगते थे, टाँके लगते थे, तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती थी, तो हम बोलते थे नहीं, आपको 1.5-2 महीने का रेस्ट चाहिए होगा, आपको आँख में पानी नहीं जाने देना है, बहुत सारी प्रिकॉशंस होती थी। पर आज के टाइम पे इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है कि पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेते हैं, एंड इनफैक्ट आफ्टर सर्जरी ऑल्सो दे कैन जस्ट गो एंड ड्राइव टू देमसेल्व्स टू होम, घर जा सकते हैं ड्राइव करके, डिपेंड्स की सर्जरी कौन सी हुई है, ठीक है? Okay. तो इट टोटली डिपेंड्स कि पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी ग्रेजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं कि अब आप धीरे धीरे इस चीज़ पे आ सकते तो हैं। लोगों को अब लंबी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, लंबी छुट्टी नहीं। पहले 3 दिन हम बोलते हैं कि हाँ बहुत क्रूशियल रहते हैं, थोड़ा सा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो हमारी एडवाइस होती है कि फर्स्ट 3 डेज़ को बहुत क्रूशियली लिया जाए, दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पे डलनी चाहिए, और जो चीज़ें बोली गई हैं, आँख में पानी का ना जाना, गंदे हाथों को आँख में ना लगाना, या गंदे तौलिए वगैरह को ना लगाना, तो वो सब चीज़ें अगर पेशेंट फॉलो करते हैं तो पेशेंट कैन रिकवर वेरी इजीली। तो फर्स्ट 3 डेज आर क्रूशियल, और वो डिपेंड करता है कि रिकवरी, हाँ पेशेंट क्या क्या काम करना चाहता है, वो डिपेंड करता है वो कौन सा काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम धीरे धीरे एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। बट रिकवरी इज़ वेरी फास्ट दीज डेज, एंड पेशेंट्स की एजुकेशन भी, अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है, तो यूजुअली वो लोग एडवाइस फॉलो करते हैं एंड द रिजल्ट्स आर ऑलवेज गुड। And what are the do's and don't after the surgery? ओके,
सबसे पहला तो ये होता है कि सर्जरी करना, अच्छी सर्जरी करना, अच्छी आँख बनाना डॉक्टर का काम होता है। आँख बनने के बाद उसका ख़्याल रखना डॉक्टर प्लस पेशेंट का काम होता है। हम तो फ़ॉलो-अप्स में चेक करते ही हैं, इवैल्यूएट करते ही हैं, बट पेशेंट घर पे कितना ख़्याल रख रहा है, उसका रिज़ल्ट सर्जरी के रिज़ल्ट्स पे बहुत उसका इफ़ेक्ट सर्जरी के रिज़ल्ट्स पे बहुत अच्छा आता है। तो जब हम बोलते हैं कि सर्जरी हो गई, अब क्या करना है? आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि इंजेक्शंस वगैरह नहीं दिया जाता है, ड्रॉप से सर्जरीज होती हैं। तो पेशेंट आराम से घर जाके अपनी दवाई शुरू कर सकता है, कोई पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट्स घर गए, वहीं जैसे ही घर जाते हैं उनकी दवाइयों का जो प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट के लिए एडवाइस क्या होती है कि सबसे पहले अपनी दवाइयाँ जैसे समझाई गई हैं उसको बिल्कुल टाइम पे डालना है विदाउट एनी मिस। सेकेंड होता है आपको आँख पे पानी नहीं लगाना है। कुछ दिन हम ये मान के चलते हैं कि बाहर का पानी आँखों में इन्फेक्शन कर सकता है, तो कुछ दिन के लिए हम उसको अवॉइड करते हैं, 7 डेज़ ऑन एवरेज। डिपेंड्स ऑन पेशेंट का हाइजीन। पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। आँख को रोज़ हम साफ़ करने के लिए बताते हैं कि रुई में रुई पानी को अच्छे से उबाल के, रुई को निचोड़ के अच्छे से आपको आँख साफ़ करनी है दिन में एक बार कम से कम, ताकि वो जो जमी हुई दवाइयाँ हैं वो साफ़ हो जाएँ और बाकी दवाइयाँ अच्छे से काम कर पाएँ। चश्मा लगाने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि 1 हफ़्ता आप चश्मा लगा के रखिए, बाहर जाएँ अंदर रहें, ताकि हमारी टेंडेंसी होती है आँख में थोड़ी इरिटेशन हो रही है, हाथ लगा दिया, तो वो हाथ से बचने के लिए, बाहर की धूल मिट्टी से बचने के लिए 1 हफ़्ता चश्मा ज़रूरी होता है। उसके बाद सिर्फ बाहर जाने के लिए हम चश्मा लगाते हैं। तो दवाई वही अपना शुगर्स कंट्रोल रखनी है, अपनी बीपी की दवाइयाँ रेगुलर खानी है, खाना पीना ठीक रखना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड एट द एंड जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बिल्कुल, दैट इज़ अ मस्ट। लोगों को मन में रहता है कि कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है, पहले लेंस था नेचुरल, उसमें कैटरेक्ट डेवलप हुआ, हमने ऑपरेट करा लिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक आंख ऑपरेट कराई और कुछ टाइम बाद उसमें दोबारा से कैटरेक्ट डेवलप हुआ? देखिए, जो लेंस कैटरेक्ट होता है, लेंस का सफ़ेद होना जो नेचुरल लेंस है, जब वो लेंस निकल गया तो वो लेंस ही नहीं है, तो कैटरेक्ट दोबारा आने का सवाल ही नहीं उठता। बट हाँ, कुछ पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि कुछ महीनों कुछ सालों बाद ऑपरेशन के बाद हमारी जो रोशनी है वो कम हो रही है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण है लेंस के पीछे जो झिल्ली होती है, जिस बैग में हम लेंस डालते हैं, वो बैग विद टाइम ओपेसिफाई होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पीसीओ बोलते हैं या झिल्ली का सफ़ेद होना बोलते हैं। उस केस में कोई सर्जिकल इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अगर झिल्ली नॉर्मल है तो हम पेशेंट को एक लेज़र आता है जिसको हम एनडी याग लेज़र बोलते हैं, तो उससे हम झिल्ली को कट कर देते हैं। और उस प्रोसीजर का नाम अगर हम हमारे भाषा में बात करें तो याग कैप्सुलोटमी बोलते हैं, कि वो झिल्ली को लेज़र से हटा दिया जाता है और पेशेंट की विजन बिल्कुल ठीक रहती है। तो वो दोबारा मोतियाबिंद नहीं है, वो बस जो हमने लेंस डाला है उसके पीछे बैग होता है जिसमें हम लेंस को डालते हैं, वो बैग टाइम के साथ कभी कभी सफ़ेद हो जाता है। और क्या इस प्रोसीजर में भी लंबा समय लगता है? नहीं, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। हार्डली इसमें 2 मिनट लगते हैं। दवाई डालने के बाद जो लेज़र का प्रोसीजर है वो 2 मिनट का भी नहीं रहता। लेज़र हो गया, 1 हफ्ता 10 दिन पेशेंट दवाई डालते हैं, पेशेंट्स आर टोटली फाइन आफ्टर दैट। तो मैम हम अपने पॉडकास्ट के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, विच इज़ मिथ वर्सेस फैक्ट्स। तो हम कुछ कैटरेक्ट से जुड़े मिथ्स आपसे पूछेंगे, आप हमें बताइएगा कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। और जो पहला हम काफ़ी सुनते हैं, और क्योंकि डॉक्टर्स इस तरीके से समझाते भी हैं कि समय उम्र के साथ साथ सबको आना ही है, विच इज़ इनएविटेबल कैटरेक्ट। तो क्या कैटरेक्ट सिर्फ एल्डर हैं उन्हीं में ही आता है, या फिर उससे पहले छोटी एजेस में भी आ सकता है? देखिए, कैटरैक्ट जो है मोतियाबिंद, ये बहुत तरीके का होता है। हाँ, हम बोलते हैं कि बुढ़ापे में आता ही आता है। ये मस्ट है कि जो आदमी 50 साल के ऊपर है उसका, जैसे हम बालों को सफ़ेद होने से नहीं रोक सकते, वैसे हम अपनी आँखों के लेंस को सफ़ेद होने से नहीं रोक सकते। आप कितनी ही दवाइयाँ डाल लीजिए, कोई भी लाइफस्टाइल अपना लीजिए, उसका आना थोड़ा डिले हो सकता है पर वो आएगा। उसको हम बोलते हैं सेनाइल कैटरैक्ट, जो उम्र के हिसाब से आता है। पर अगर किसी पेशेंट को चोट लगी है तो उसको हम ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट बोलते हैं। चोट लगने की वजह से हमारे लेंस में अगर आँख में कोई चोट लगी है तो वो भी मोतियाबिंद आता है। कुछ बच्चे हैं जो कंजेनाइटल कैटरैक्ट लेके पैदा होते हैं, तो उन बच्चों को हम, जब बहुत लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम हमेशा एक आई टेस्ट करते हैं। उन बच्चों के हमको पुतली में सफ़ेदपन दिखता है, तो हमको दिखता है कि हाँ वो सफ़ेदी है, तो ऐसे बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत मस्त हो जाता है। तो कैटरैक्ट सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी ऐसा नहीं है। डेफिनेटली बुढ़ापे में वो सबको आएगा, लेकिन बाकी किसी और को नहीं आ सकता ऐसा नहीं है। बच्चों में, चोट लगने वालों में, अगर कोई बहुत लंबे टाइम से स्टीरॉयड दवाइयाँ ले रहा है, जैसे हम देखते हैं कि एथलीट्स हैं, भाई हम तो मसल बिल्ड करेंगे, हमको तो स्टीरॉयड्स खाना है, बट उनको उनका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं पता होता कि बहुत लंबे टाइम तक अगर हम स्टीरॉयड लें तो वो सफ़ेद मोतिया और जैसे हमने इनिशियली बताया काला मोतिया, वो दोनों ही चीज़ें कर सकता है। तो स्टीरॉयड बेसिकली दो धारी तलवार है, वो एक जगह आपको हेल्प करता है तो नुकसान भी उसके अच्छे खासे होते हैं।
उसके अलावा जो लोग एलर्जिक होते हैं, बहुत लोग एलर्जी के लिए स्टीरॉइड्स लेते हैं, तो अगेन उन लोगों में हम बोलते हैं कि बहुत लंबा टाइम स्टीरॉइड्स नहीं लेना, वरना सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया कुछ भी आपको आ सकता है। तो सिर्फ बुढ़ापा नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, उसमें भी कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं, डायबिटिक हैं, और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पेशेंट को मोतियाबिंद हो सकता है। एक मिथ नहीं बोलूँगा मैम, क्वेश्चन है कि हम मोतियाबिंद को मोतिया या फिर बात करते समय मोतिया क्यों बोलते हैं, या फिर मोतियाबिंद क्यों बोलते हैं? देखिए, मोतियाबिंद बोलने का कारण ये होता है कि पहले के ज़माने जब हम कैटरैक्ट देखते थे, तो हम मैच्योर कैटरैक्ट में उस कंडीशन में पेशेंट आता था कि मोतिया बिल्कुल पक चुका है, और पका हुआ मोतिया हमको बिल्कुल मोती की तरह दिखता है। हम लोग देखते हैं मोती एकदम सफ़ेद होता है, पर्ल होता है, गोल होता है ना। तो जब हम पके हुए मोतिया को देखते हैं, पुराने लोग ऐसे ही देखते थे, उनको यंग इमेच्योर कैटरैक्ट्स नहीं पता होते थे। पके हुए मोतिया को देखा, हाँ लाइट दिखा, ये तो इनको तो मोतियाबिंद हो गया, तो उसको अपीयरेंस जो थी उसकी रिजेम्बलेंस मोती से होती थी, तो उसका नाम हमने मोतियाबिंद रख दिया। तो नेक्स्ट हमारा मिथ आपको कंफर्म करना है, इज इट अ मिथ और फैक्ट, कि लेज़र हमेशा बेटर आउटकम देता है? लेज़र बेटर आउटकम देता है प्रोवाइडेड द आइज़ आर अनकॉम्प्लिकेटेड। मतलब पेशेंट की आंख में लेंस हिला हुआ नहीं है, पेशेंट के पर्दे में कोई तकलीफ नहीं है, पेशेंट को कोई और दिक्कत नहीं है, तो हाँ, लेज़र डेफिनेटली गिव्स अ बेटर आउटकम। उसकी एक्यूरेसी, उसका प्रिसीजन इज़ मच बेटर देन द कन्वेंशनल टेक्निक्स। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेटेड आइज़ की, जिसमें थोड़ा लेंस हिल गया, चोट लग गई, झिल्ली कमज़ोर है, तो उस केसेस में हमारी टेंडेंसी रहती है कि लेज़र अवॉइड किया जाए, ताकि पेशेंट का हार्म होने की जगह उसका बेनिफिट हो। एक नॉर्मल बात हम कैटरेक्ट को लेके काफ़ी सुनते हैं कि जब पक जाए आपको तभी उसको ऑपरेट कराना चाहिए, तो ये कितना सच है? देखिए, पहले तक तो ठीक था, जब हम बड़े कट लगाते थे निकालना आसान होता था, पर अभी के टाइम पे हम बोलते हैं कि ऑपरेट आपको तब कराना चाहिए जब आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए। फॉर ड्राइवर्स और पायलट्स, उनको थोड़ा सा भी लेंस में चेंजेस आएंगे, उनकी विजिबिलिटी ब्लर हो जाएगी, उनको साफ नहीं दिखेगा, उनको तभी कराना चाहिए। कोई डे टाइम वर्कर है जिसको दिन में काम करना है, अगर उसके सेंटर में कैटरैक्ट आ गया, उसको तभी ऑपरेट कराना चाहिए। हाँ, जो लोग घर पे हैं वो लोग चाहते हैं कि हमको जहाँ इतनी उम्र काट दी, थोड़ा और काट दिया जाए, कट जाएगा। नहीं, हम नहीं बोलते ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज के टाइम पे इतनी एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि जितना जल्दी कराया जाए उतना ही ठीक है। अगर हम अवॉइड करते हैं, हम वेट करते हैं उसके पकने का, मोतियाबिंद पक गया, उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि सफ़ेद मोतिये को काला मोतिया बनने में टाइम नहीं लगता, वो मोतिया सूजता है, लेंस स्वेल होता है, उसका असर हमारी आंखों के पर्दे पे, आंखों की नसों पे आने लगता है, एंड वो कैटरैक्ट LIG लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका है कि सफ़ेद मोतिया अब काला मोतिया में कन्वर्ट हो गया है। तो हम नहीं चाहते किसी भी पेशेंट को वो स्टेज आए। तो टाइम, जब भी टाइम है, आप हमेशा 50 साल के बाद आपको अपना आँख का टेस्ट कराना है कि आपकी आँख में मोतियाबिंद की शुरुआत तो नहीं है, और आपकी आँखें देखते हुए, आपकी एज देखते हुए, आपकी प्रोफाइल देखते हुए आपके सर्जन आपको गाइड कर सकते हैं कि अभी सही टाइम है या नहीं। अगला मिथ हमारा सर्जरी से जुड़ा ही है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको सर्जरी केवल और केवल सर्दियों के मौसम में करानी चाहिए, या फिर कई बार मैंने देखा है मैम कि पेशेंट जो हैं बरसात के मौसम में सर्जरी कराने से अवॉइड करते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है, हर चीज़ ना हमारे ओल्ड रिकॉर्ड्स और प्राचीन जो चला आ रहा है, जो पास्ट में चला आ रहा है कि हाँ, पहले आँखों में कट बड़े होते थे, टाँके होते थे, तो पेशेंट को गर्मियों में पसीना आता था, तो पेशेंट को लगता था कि पसीना गलती से आँख में चला गया और इन्फेक्शन हो गया, तो एक डर रहता था कि धूल मिट्टी जा रही है, पेशेंट रब कर लेंगे। पर आज के टाइम पे देयर आर नो सूचर्स एनी मोर इन द सर्जरी, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड वन। तो जब कोई टाँके नहीं हैं, जब कोई बड़ा कट नहीं है, सूचर्स ख़त्म हो गए हैं, तो टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई हैं कि आज के टाइम पे हम सर्दी में कराएं, हम गर्मी में कराएं, हम बारिश में कराएं, अगर आप अपने आँख को बचा के रख रहे हो बाहर के पानी से पहले हफ्ते में, और आप दवाइयाँ टाइम पे डाल रहे हो, तो डजेंट मैटर कि आप गर्मियों में कराना चाहते हैं या सर्दियों में, आप किसी भी टाइम पे करा सकते हो। सर्दियों में लोगों की प्रेफरेंस क्यों रहती है? गर्मी में लोग बिना सर धोए रह नहीं पाते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम एक हफ्ता पेशेंट को अलाउ नहीं करते कि आप अपना हेड वॉश कीजिए, और करना भी है तो पीछे से कीजिए। तो बहुत लोग इस फेवर में नहीं होते, क्योंकि कुछ लोगों को आदत है रोज़ सर से नहाने की, तो वो नहीं रह पाते, तो वो प्रेफर करते हैं कि आप सर्दियों में नहा लीजिए, सर्दियों में करवाइए ऑपरेशन। बट हाँ, आप किसी भी मौसम में करा सकते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है। टोटली सेफ, आप कभी इट्स भी। टोटली सेफ प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ योर पोस्ट ऑप एडवाइसेस वेरी वेल। अगर आप अपना, जो डॉक्टर ने आपको चीज़ें बताई हैं ऑपरेशन के बाद कि आप हाइजीन मेंटेन रखिए, आप दवाइयाँ डालिए, अगर आप वो सब फॉलो करते हैं तो इट इज़ सेफ इन एनी सीजन यू वांट। एंड मैम अब बात करते हैं, जैसे हमारी सर्जरी हो गई है, जी, देन उसके बाद में हमें कब कब डॉक्टर्स को मतलब फॉलोअप करना चाहिए?
उसमें क्या रहता है, हमने सपोज आज सर्जरी की है और हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। पेशेंट को हम चाहते हैं डे 1 पे देखना कि आप आओ और हमको ये दिखाओ कि हाँ अभी आँख ठीक है कि नहीं, आपका जो इंसिशंस हैं वो प्रॉपरली कवर्ड है कि नहीं, हील्ड है कि नहीं। तो पहले दिन आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बोलते हैं कि एक बार 3 दिन के बाद आया जाए, क्योंकि पहले 3 दिन क्रूशियल है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो पेशेंट्स को एक बार डे 3 पे हम विजिट के लिए बोलते हैं। उसके बाद 1 वीक के बाद ये 3 विजिट्स बहुत क्रूशियल होती हैं। उसके बाद पेशेंट घर पे 3 हफ्ते आराम करता है और हम बोलते हैं कि आप 1 महीना जब आपके ऑपरेशन को हो जाए आप आराम से आके दिखाइए। ये यूजुअली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है। बट अगर कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे आँख में दर्द हो रहा है, मुझे धुंधलापन दिख रहा है या मुझे कुछ अलग लग रहा है, जैसे ऑपरेशन हुआ उससे कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली उसमें आपको कोई वेट नहीं करना है, आप इमरजेंसी में आएंगे और आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने आज हमें समय दिया अपना कीमती, और काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट था हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। हम आशा करते हैं कि हम बहुत जल्द आपके साथ दोबारा एक नया पॉडकास्ट शूट करेंगे कैटरेक्ट को लेकर और आंखों से जुड़ी दूसरी बीमारियों को लेकर। थैंक यू सो मच मैम। किसी भी तरीके से हम हमारे पेशेंट्स के काम आ सकते हैं, और अगर ये हम टेक होम मैसेज बोले पेशेंट्स को कि प्लीज़ अपनी आंखों का चेकअप 40 साल के बाद होना चाहिए फॉर रेगुलर आई एग्जामिनेशन। और अगर हम मोतियाबिंद की बात करें कि 50 साल के बाद हर पेशेंट को अपनी आँख एक बार ज़रूर चेक करानी चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग आँखें ही हैं तो दुनिया है, हमको पता है। तो टाइम पे आँखें चेक की जाएँ, और अगर इस तरीके से हम पेशेंट के किसी हेल्प कर सकते हैं, पेशेंट्स के काम आ सकते हैं, तो आई थिंक ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम।